नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी इतिहास प्रेमियों की बहुत भारी डिमांड थी कि सर हमें विश्व इतिहास के शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाओ, यानी आप हमें ऐसी क्लास उपलब्ध करवाइए जिससे विश्व इतिहास के टॉपिक हमारी समझ आने लग जाएं। यानी हम कई टीचरों से पढ़ चुके हैं, कई पुस्तकों से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो साथियों, एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इन क्लासों पर भरोसा कर कर हमारे साथ जुड़ सकते हो और आपको ऐसा फील होगा, आप इन क्लासों को लेकर कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन नोट्स से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कोई पॉइंट हमसे रह गया है, तो आप इन नोट्स में उस पॉइंट को ऐड कर लेना और एग्जाम टाइम पर इन नोट्स को 5 से लेकर 7 बार रिवीजन कर लेना। यानी इन नोट्स से जो भी प्रश्न आपका आए वह परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि विश्व इतिहास के पिछली बार 20 प्रश्न पूछे गए थे, तो इन नोट्स से सीधे सीधे हमारे नोट्स शॉर्ट नोट्स से कितने प्रश्न पूछे गए? 14 प्रश्न। और इन शॉर्ट नोट्स की पेज संख्या भी बहुत कम है। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध मैंने तैयार किया है, तो मात्र कितने पेज में? 2 पेज, यानी 4 पेज, दोनों साइड से काउंट करेंगे तो 4 पेज। तो आज हम इस क्लास को क्लियर करेंगे। कौन सी टॉपिक होगा आज की अपनी इस क्लास में? द्वितीय विश्व युद्ध। और कोशिश रहेगी कि कम टाइम में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंचाए जा चुके। तो साथियों, बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर। तो यह कब से कब तक हुआ? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा 1939 से लेकर 1945, यानी 1 सितंबर 1939 से लेकर 14 अगस्त 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष चला था? तो आपको आंसर देना होगा सर 6 वर्ष चला था। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा उग्र राष्ट्रवाद। दूसरा ध्यान रखना होगा वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा साम्राज्यवादी भावना। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा आर्थिक मंदी, जो कि 1929 से लेकर 1933 तक चली थी। तो साथियों, यहाँ पर सीधे सीधे मैंने पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि जो भी इनके अंदर का इम्पोर्टेंट मैटर होगा वह आपको या तो आगे मिल जाएगा या आपको पिछले कोई चैप्टर में करवा दिया गया होगा। तो बात करते हैं 5वां पॉइंट क्या था प्रमुख कारणों में? राष्ट्रसंघ की विफलता। 6वां कौन सा था? स्पेन का गृह युद्ध। 7वां कारण कौन सा था? रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। 8वां कौन सा था? ब्रिटेन फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। उसके बाद बात करते हैं 9वें की, तो निशस्त्रीकरण सम्मेलन की विफलता। तो यह 9 प्रमुख कारण थे जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो बात करते हैं प्रमुख कारणों के बारे में। जो 9 प्रमुख कारण देखे उनको एक एक को लेकर बात करते हैं। तो उग्र राष्ट्रवाद तो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय वर्साई की संधि, जो कि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 231 में। बात करते हैं EH कार ने क्या कहा इस वर्साई की संधि को। तो आपको इनका कथन ध्यान रखना है कि वर्साई संधि को आरोपित संधि कहा है। किसके द्वारा? EH कार के द्वारा। और मार्शल कोच ने क्या कहा? 20 वर्षीय युद्ध विराम संधि है। यानी जब वर्साई की संधि हुई थी तो मार्शल कोच के द्वारा कहा गया था कि यह कैसी है? 20 वर्षीय युद्ध विराम संधि है, यानी 20 वर्ष बाद तो युद्ध होना ही होना है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, साम्राज्यवादी भावना। तो आपको हिटलर का कथन ध्यान रखना होगा कि खोए हुए प्रदेशों की पुनः प्राप्ति ईश्वर से प्रार्थना करने से या राष्ट्रसंघ से गुजारिश करने से नहीं, वरन सैनिक शक्ति से ही हो सकती है। ऐसा कौन मानते थे? हिटलर। उसके बाद देखते हैं प्रमुख कारणों में चौथा कारण कौन सा? आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण क्या था? वॉल स्ट्रीट संकट, यानी क्राइसिस संकट। यानी आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण किसे माना जाता है? वॉल स्ट्रीट संकट को या क्राइसिस संकट को माना जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट में अनायास शेयरों में गिरावट दर्ज हुई थी, जिसे वॉल स्ट्रीट संकट के कारण के नाम से जाना जाता है। यानी आपको पता चल गया कि वॉल स्ट्रीट संकट क्या था, कि 24 अक्टूबर 1929 का दिन था। इस दिन क्या हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क के शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट में अनायास शेयरों में क्या हुई थी? गिरावट दर्ज हुई थी, जिसे हम किस संकट के नाम से जानते हैं? वॉल स्ट्रीट संकट के
नाम से जाना जाता है। इस दिन मंगलवार होने के कारण इसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ब्लैक ट्यूसडे कौन से दिन? 24 अक्टूबर 1929। इस दिन कौन सा था? गुरुवार। सॉरी, इस दिन कौन सा था? मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्थिक मंदी की शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 को हुई। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1929 को हुई थी। यह दिन गुरुवार होने के कारण इसे ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। तो 24 अक्टूबर 1929 को गुरुवार था, इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक थर्सडे के नाम से। जबकि 29 अक्टूबर 1929 को कौन सा दिन था? मंगलवार। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि आर्थिक मंदी से सर्वप्रथम प्रभावित देश, यानी सर्वप्रथम कौन सा देश प्रभावित हुआ था आर्थिक मंदी से? तो आपको आंसर देना होगा सर, अमेरिका। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा हुआ था? ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। और आर्थिक मंदी से अप्रभावित देश, यानी जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह देश कौन सा था? रूस। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए न्यू डील या नया सौदा नामक नीति अपनाई। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? FD रूजवेल्ट। इन्होंने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए कौन सी नीति अपनाई? न्यू डील या नया सौदा नामक नीति अपनाई थी। उसके बाद बात करते हैं पांचवा प्रमुख कारणों के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को लेकर हम बात कर रहे थे, इसमें पांचवा कारण देखते हैं। तो पांचवा कारण कौन सा था? तानाशाही ताकतों का उदय। तो आपको ध्यान रखना होगा, 1922 में मुसोलिनी, जो कि कहाँ का था? इटली का। 1933 हिटलर, कहाँ का था? जर्मनी का। 1939 का कौन? फ्रैंको, कहाँ का था? स्पेन। जेम्स जॉल का आपको कथन ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध कहा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध किसने कहा था? तो आपको आंसर देना होगा जेम्स जॉल ने। बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। उसके बाद आपको प्रमुख कारणों में छठवां कारण ध्यान रखना होगा, स्पेन का गृह युद्ध। कौन सा छठवां पॉइंट था? स्पेन का गृह युद्ध। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हिटलर व मुसोलिनी के सहयोग से जनरल फ्रैंको ने स्पेन की गणतंत्री सरकार को हटाकर स्वयं तानाशाही शासक बन गया। यानी हिटलर व मुसोलिनी के सहयोग से कौन बन गया? जनरल फ्रैंको। जनरल फ्रैंको ने क्या किया? स्पेन की गणतंत्री सरकार को हटाकर स्वयं तानाशाही शासक बन गया। स्पेन में गृह युद्ध में गणतंत्री सरकार का पक्ष रूस ने तथा फ्रैंको का पक्ष मुसोलिनी व हिटलर ने लिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व स्पेन का गृह युद्ध एक मिनी द्वितीय विश्व युद्ध था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व क्या था? स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था उसे एक मिनी द्वितीय विश्व युद्ध कह सकते हैं अपन। इस गृह युद्ध के माध्यम से हिटलर व मुसोलिनी की मित्रता प्रगाढ़ हुई थी। दोनों के अस्त्र शस्त्र का परीक्षण हुआ। ब्रिटेन व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति जारी रही। यह सभी बातें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। यानी यह सभी बातें किसके लिए उत्तरदायी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। उसके बाद बात करते हैं सातवें प्रमुख कारणों को लेकर। तो रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, यानी 6 नवंबर 1937। 1939 में स्पेन भी रोम बर्लिन टोक्यो दूरी में शामिल हुआ था। यानी इस जो रोम बर्लिन टोक्यो दूरी थी, इसमें स्पेन कब शामिल हुआ? तो आपको आंसर देना होगा 1939 में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, ब्रिटेन व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आठवां प्रमुख कारण कौन सा है? ब्रिटेन व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। दो विश्व युद्धों के मध्य इंग्लैंड द्वारा मुख्यतः विदेश नीति के संदर्भ में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई थी। आपको ध्यान रखना होगा कि दो विश्व युद्धों के मध्य इंग्लैंड द्वारा मुख्यतः विदेश नीति के संदर्भ में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई थी। ब्रिटेन व फ्रांस ने साम्राज्यवाद के भय के कारण मुसोलिनी व हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अर्थात इंग्लैंड व फ्रांस ने अपने हित के लिए मुसोलिनी व हिटलर के अनुचित कार्यों का समर्थन किया था। यानी इंग्लैंड व फ्रांस के द्वारा क्या किया गया? अपने हित के कारण मुसोलिनी व हिटलर का
जो भी उन्होंने के द्वारा गलत कार्य की गई यानी अनुचित कार्य की गई, फिर भी इंग्लैंड व फ्रांस के द्वारा उनका क्या है, समर्थन किया गया था। ब्रिटेन व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण म्यूनिख समझौता था। यानी ब्रिटेन व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो कौन सा था, म्यूनिख समझौता था। उसके बाद बात करते हैं 9वें पॉइंट को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में, तो निशस्त्रीकरण की विफलता। कौन सा, निशस्त्रीकरण की विफलता। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा वाशिंगटन सम्मेलन जो कि कब हुआ था, 1922 में, निशस्त्रीकरण को लेकर। इस सम्मेलन में जापान ने असंतुष्टि का भाव दिखाते हुए सम्मेलन का बहिष्कार किया था, यानी जापान इसमें शामिल नहीं हुआ। तो जिनेवा सम्मेलन कब हुआ, 1927 में। लंदन सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। यानी यह सभी सम्मेलन निशस्त्रीकरण के लिए हुए थे। तो वाशिंगटन सम्मेलन 1922, जिनेवा सम्मेलन 1927, लंदन सम्मेलन 1931। उपरोक्त तीनों सम्मेलन नौसैनिक शक्ति को सीमित रखने के संदर्भ में थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा जिनेवा सम्मेलन जो कि कब हुआ था, 1932 से 34 के मध्य। इस सम्मेलन से नाराज होकर ही हिटलर ने राष्ट्रसंघ का यानी राष्ट्रसंघ को त्याग दिया था। किस सम्मेलन से नाराज होकर, जिनेवा सम्मेलन से नाराज होकर हिटलर ने क्या किया, राष्ट्रसंघ को त्याग दिया था। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के बारे में। तो इसका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कब किया गया था, 1 सितंबर 1939 को। जर्मनी ने पोलिश गलियारे व डेजिंग नगर को प्राप्त करने के लिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यानी जर्मनी ने पोलिश गलियारे व डेजिंग नगर को प्राप्त करने के लिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कब, 1 सितंबर 1939 के दिन। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण या तत्कालीन कारण आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो कि कब किया गया, 1 सितंबर 1939 को। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना होगा क्योंकि हम कोशिश करेंगे और कोशिश कर कर ही यह नोट्स तैयार किए गए हैं कि आपका जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए वह यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल जाए। तो आप भरोसे के साथ जुड़ सकते हो और इनसे क्लास लेकर या तो क्लास को 2 से 3 बार देख लेना या इनसे आप खुद के नोट्स बनाएं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को लेकर हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि 1 सितंबर 1939 को डेजिंग बंदरगाह व पोलिश गलियारे की मांग करते हुए हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण को ब्लिट्ज किंग अर्थात विद्युत गति का आक्रमण या तीव्र गति से आक्रमण कहा जाता है। यह आक्रमण वायुसेना से किया गया, यानी हिटलर ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया गया उसे क्या कहा जाता है, ब्लिट्ज किंग अर्थात विद्युत गति का आक्रमण। और यह आक्रमण कैसे किया गया, वायुसेना से किया गया। हिटलर की वायुसेना को लुफ्टवाफ कहा गया है, यानी हिटलर की वायुसेना को क्या कहा गया है, लुफ्टवाफ कहा गया है। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड व फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी 3 सितंबर 1939 को क्या होता है, इंग्लैंड व फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो वास्तविक अर्थों में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 30 सितंबर 1939 को हुई थी। यानी वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 3 सितंबर 1939 के दिन। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा 28 सितंबर 1939, यानी 28 सितंबर 1939 को जर्मनी व रूस ने पोलैंड का आपस में बंटवारा कर लिया। पश्चिमी पोलैंड पर जर्मनी ने और पूर्वी पोलैंड पर रूस ने अधिकार कर लिया। यानी 28 सितंबर 1939 को क्या किया, जर्मनी व रूस के द्वारा पोलैंड का क्या आपस में बंटवारा कर लिया गया। और पश्चिमी पोलैंड पर किसने अधिकार कर लिया, जर्मनी ने, और पूर्वी पोलैंड पर किसने अधिकार कर लिया, रूस ने। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक जर्मनी ने मुख्यतः यूरोप के निर्बल राष्ट्रों पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क आदि पर ही आक्रमण किया था और युद्ध के मोर्चा पर कोई विशेष सक्रियता नहीं दिखाई थी। किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। अतः इन 5 महीनों की अवधि के युद्ध को कृत्रिम युद्ध या फौनी वार या फौन
वार, यानी इन 5 महीनों की अवधि के युद्ध को कृत्रिम युद्ध कहा गया है। अतः जर्मनी के इतिहास में इस काल के युद्ध को ट्वाइटलिंग वार या सिटिंग वार या बैठा हुआ युद्ध कहा जाता है। कब से कब तक के समय को? सितंबर 1939 से लेकर अप्रैल 1940 तक के समय को क्या कहा जाता है? कृत्रिम युद्ध। यानी सितंबर 1939 से लेकर अप्रैल 1940 तक जर्मनी ने क्या है, मुख्यतः यूरोप के निर्बल राष्ट्रों जैसे पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क आदि पर क्या आक्रमण किया था और युद्ध के मोर्चों पर कोई विशेष सक्रियता नहीं दिखाई थी। अतः इन 5 महीनों की अवधि के युद्ध को कृत्रिम युद्ध कहा गया है। अतः जर्मनी के इतिहास में इस काल के युद्ध को ट्वाइटलिंग वार कहा गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि फ्रांस ने आपको एक कथन यह भी ध्यान रखना होगा कि चर्चिल ने अपनी पुस्तक द सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस युद्ध को ट्वाइटलिंग वार कहा गया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा फ्रांस ने जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए मेजिनो लाइन का गठन किया था, लेकिन जर्मनी ने मेजिनो लाइन को ध्वस्त करते हुए 14 जून 1940 को फ्रांस की राजधानी पेरिस पर अधिकार कर लिया। यानी जर्मनी ने क्या किया, मेजिनो लाइन को ध्वस्त करते हुए 14 जून 1940 को फ्रांस की राजधानी पेरिस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि हिटलर ने उत्तरी फ्रांस पर अधिकार कर लिया एवं दक्षिणी फ्रांस को पेता के अधीन रखते हुए उसकी राजधानी विसी को बना दिया। फ्रांस के राष्ट्रवादियों ने जनरल डिगोल के नेतृत्व में इंग्लैंड में फ्रांस की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद फ्रांस सरकार का गठन किया। यानी फ्रांस के राष्ट्रवादियों ने जनरल डिगोल के नेतृत्व में इंग्लैंड में फ्रांस की अस्थायी सरकार का क्या कर दिया, गठन कर दिया तथा आज़ाद फ्रांस सेना का गठन किया और इस सेना के माध्यम से लंबे समय तक यानी फ्रांस के राष्ट्रवादियों ने जनरल डिगाल के नेतृत्व में इंग्लैंड में फ्रांस की अस्थायी सरकार का गठन कर दिया। और आपको ध्यान रखना होगा आज़ाद फ्रांस सेना का भी गठन किया गया और इस सेना के माध्यम से यानी इस सेना के माध्यम से लंबे समय तक जर्मन सेनाओं से मुकाबला किया था। जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण की जो योजना बनाई इसे ऑपरेशन सी लॉयन के नाम से जाना जाता है। यानी जर्मनी के द्वारा जो इंग्लैंड पर आक्रमण की जो योजना बनाई उसे किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन सी लॉयन। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा 10 मई 1940 को इंग्लैंड में चैम्बरलेन सरकार का पतन हुआ और चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना। यानी 10 मई 1940 को क्या हुआ, इंग्लैंड में चैम्बरलेन सरकार का क्या है, पूर्णतः पतन हो गया और चैम्बरलेन के स्थान पर प्रधानमंत्री कौन बना, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना, चर्चिल। हिटलर ने रूस पर आक्रमण की योजना बनाई उसे क्या कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखनी होगी, ऑपरेशन बारबोसा। यानी आपसे यह दोनों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए और आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण की जो योजना बनाई उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन सी लॉयन। और हिटलर ने रूस पर आक्रमण की जो योजना बनाई उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन बारबोसा। यानी ऑपरेशन बारबोसा क्या है, हिटलर ने रूस पर आक्रमण की योजना बनाई उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन बारबोसा। और आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सी लॉयन क्या है, तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण की जो योजना बनाई उसे क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन सी लॉयन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जर्मनी ने रूस के विरुद्ध आक्रमण को धर्मयुद्ध या क्रूसेड घोषित किया था। यानी जर्मनी ने रूस के विरुद्ध आक्रमण को क्या घोषित किया, धर्मयुद्ध या क्रूसेड घोषित किया था। जर्मनी ने 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण किया जो हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी। इसमें क्या है, 5 लाख सैनिक मारे गए थे। यानी जर्मनी के द्वारा 22 जून 1941 को क्या हुआ, रूस पर आक्रमण किया गया जो कि हिटलर की बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इस दिन क्या हुआ 15 लाख सैनिक मारे गए। सॉरी 15 लाख नहीं है, 5 लाख ही है, आप इसे थोड़ा सुधार कर लेना, यह पूर्ण विराम है। 5 लाख सैनिक मारे गए थे कब, जर्मनी के द्वारा जब रूस पर आक्रमण किया गया 22 जून 1941 को, तो इसमें क्या हुआ, 5 लाख सैनिक मारे गए। इस घटना के कारण ही रूस
मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ था। यानी इस घटना के कारण क्या हुआ, रूस मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ था। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि 10 जून 1940 को इटली मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यानी 10 जून 1940 को क्या हुआ, इटली मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो आपको पता हो गया इटली कब शामिल हुआ, 10 जून 1940 को। और 3 सितंबर 1943 को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कब जुड़ा, 10 जून 1940 को, और कब आत्मसमर्पण कर दिया, 3 सितंबर 1943 को। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर, जो कि कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण करते हुए धुरी राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर क्या है, आक्रमण करते हुए, यह क्या है, ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कौन, जापान। और जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के कारण 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। यानी अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, 8 दिसंबर 1941 को। और जापान कब शामिल हुआ, तो 7 दिसंबर 1941 को। और इटली कब शामिल हुआ, तो 10 जून 1940 को। तो यह डेटें आपको सभी ध्यान रखनी होंगी। और 7 मई 1945 को जर्मन सेनापति जनरल जॉर्डन ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी 7 मई 1945 को क्या होता है, जर्मन का सेनापति होता है जनरल जॉर्डन। तो इनके द्वारा क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया गया। और 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की यूरोप में समाप्ति कब हुई, 8 मई 1945 को यूरोप में यानी युद्ध समाप्त हो गया। कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद बात करते हैं जापान द्वारा आत्मसमर्पण, किस पॉइंट के बारे में, जापान द्वारा आत्मसमर्पण। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जुलाई 1945 को पोर्ट्सडम घोषणा पत्र के द्वारा, यानी जुलाई 1945 को पोर्ट्सडम घोषणा पत्र के द्वारा जापान के सम्मुख बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन जापान ने मित्र राष्ट्रों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन युद्ध विमान B-29 द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर, या हिरोशिमा नगर में लिटिल बॉय नामक अणुबम गिराया था। तो हिरोशिमा नगर में लिटिल बॉय नामक अणुबम कब गिराया, 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका का कौन सा युद्ध विमान था, B-29। तो इसके साथ अणु युग का सूत्रपात माना जाता है। यानी 6 अगस्त 1945 को क्या होता है, अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नगर पर बमबारी की गई। और कौन सा बम गिराया, लिटिल बॉय। और इसी के साथ अणु युग का सूत्रपात माना जाता है। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी नगर पर फैटमैन नामक अणु बम गिराया गया। तो 6 अगस्त 1945 को कौन सा गिराया, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को कौन सा गिराया, फैटमैन। और 9 अगस्त 1945 को किस शहर पर गिराया, नागासाकी पर। और जबकि 6 अगस्त 1945 को किस पर गिराया था, हिरोशिमा पर। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि 14 अगस्त 1945 को पोर्ट्सडम अमेरिका की घोषणा की शर्तों के अनुसार ही जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यानी 14 अगस्त 1945 को क्या हुआ, जापान ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम तय 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही, जो कि कब हुआ, 14 अगस्त 1945 को। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा द्वितीय विश्व युद्धों के परिणामों के बारे में। तो इसमें क्या हुआ, जनधन की हानि हुई। यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और अणु युग का सूत्रपात, यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त। यानी अमेरिका व रूस का नई शक्तियों के रूप में उदय। साथियों, इसमें जनधन की हानि होती है और इतिहासकार बताते हैं कि 2 करोड़ 20 लोग मारे गए और 3 करोड़ 20 लोग, यानी 3 करोड़ 20 लाख लोग घायल हुए थे। तो यह सभी क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम दे रखे हैं। जनधन की हानि, अणु युग का सूत्रपात, यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, विश्व का 2 गुटों में विभाजन होता है और शीत युद्ध का प्रारंभ।
तो विश्व का 2 गुटों में विभाजन यानी पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस। और शीत युद्ध का प्रारंभ यानी 1945 से लेकर 90 तक चर्चिल के फुलटन भाषण से माना जाता है। यानी शीत युद्ध का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा चर्चिल के फुलटन भाषण से माना जाता है। साथियों, बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य परिणामों के बारे में। तो इसमें हम 6 परिणाम देख चुके हैं। बात करते हैं 7वें परिणाम को लेकर। तो द्वितीय विश्व युद्ध का 7वां परिणाम कौन सा था, तानाशाही शक्तियों की समाप्ति हो गई। और 8वां क्या था, पराधीन राष्ट्रों की मुक्ति, यानी श्रीलंका, भारत या मलेशिया, इन पर ब्रिटेन से यह क्या है सभी स्वतंत्र हो गए। और हिंद चीन क्या है फ्रांस से स्वतंत्र हो गया। और इंडोनेशिया क्या है हॉलैंड से स्वतंत्र हो गया। उसके बाद आपको नोट कर ध्यान रखनी होगी नॉर्मैंडी अवतरण, यानी उस सैन्य ऑपरेशन का नाम है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 जून 1944 को मित्र सेना के 1,56,000 सैनिकों ने नाजी कब्जे वाले उत्तरी फ्रांस के नॉर्मैंडी पर धावा बोला था। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए यह एक निर्णायक समय था। इसे कयामत का दिन या डी डे भी कहते हैं। तो डी डे का दिन कौन सा था, 6 जून 1944। इस दिन क्या हुआ था, मित्र सेना के 1,56,000 सैनिकों ने नाजी कब्जे वाले उत्तरी फ्रांस के नॉर्मैंडी पर दावा बोला था। और दूसरे विश्व युद्ध के लिए यह एक निर्णायक समय था। इसे क्या कहते हैं, कयामत का दिन या डी डे भी कहते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में कंप्लीट एक क्लास में हमने बात की द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अगर आप अभी तक लास्ट तक जुड़े हुए हो और आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको ये नोट्स कैसे लगे। हो सकता है मैंने थोड़ा तेज़ बोला है, 1-2 शब्द इधर उधर हो गया होगा। वैसे कोशिश की है कि आपके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुँचाया जाए। अगर इसे मैं समझाने लग जाता तो एक पॉइंट पर 2-2 पॉइंट पर पूरी क्लास हो जाती 30, 35, 35 मिनट की। और मैंने 27-28 मिनट में आपको कंप्लीट द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया। और कोशिश की है कि आपका जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए सीधा सीधा आपके इन नोट्स से, आपको शॉर्ट नोट्स से मिल जाए। तो साथियों, आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर बताएंगे। और यह सीरीज हमें आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या कंटेंट कैसा है, आप यह सभी जो भी आपका रिव्यू हो वह कमेंट के माध्यम से मेरे तक जरूर पहुंचाएं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।